हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th का इकोनॉमिक्स और ये है चैप्टर नंबर 5 रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया का लेक्चर नंबर 2। जी हां दोस्तों, पिछले कुछ वीडियोस में हमने रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया के बारे में जाना। हमने जाना कि किस तरह से जरूरी है गांव का विकास और गांव के विकास से ही हम सर्वांगीण डेवलपमेंट की ओर यानी कंप्लीट डेवलपमेंट की ओर बढ़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे क्रेडिट सोसाइटीज और कैसे फाइनेंस की फैसिलिटीज जो हैं वो रूरल एरियाज में पहुंचाई जा सकती हैं और किस तरह से सशक्त बनाया जा सकता है हमारे किसानों को, हमारे फार्मर्स को और रूरल एरियाज के लोगों को। तो आज के इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर 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 इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां आपको लगातार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं और वहां से आपकी चैप्टर वाइज पढ़ाई जारी रख सकते हैं। प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको सारे चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं आज एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन इंडिया की। एग्रीकल्चरल क्रेडिट यानी यहां पर दोस्तों हम बात कर रहे हैं सर्कुलेशन ऑफ मनी इन एग्रीकल्चर। कहीं ना कहीं दोस्तों किसान हमारे यहां पर इतना मार्जिनल या लोअर लेवल पर है कि उसे सारी एग्रीकल्चरल नीड्स को पूरा करने के लिए खुद के घर से पैसा देने के लिए नहीं है और इसीलिए उसे आवश्यकता होती है क्रेडिट की, उसे आवश्यकता होती है लोन्स की, क्योंकि एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई कई एक्टिविटीज है जो वो खुद के दम पर अकेला नहीं कर पाता। एग्रीकल्चरल क्रेडिट इज एन इंपॉर्टेंट प्री रिक्विजिट फॉर एग्रीकल्चरल ग्रोथ। अगर एग्रीकल्चर को बढ़ावा देना है तो यह बहुत जरूरी है कि एग्रीकल्चरल क्रेडिट उपलब्ध कराया जा सके। एग्रीकल्चरल पॉलिसीज हैव बीन रिव्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू प्रोवाइड एडिक्वेट एंड टाइमली फाइनेंस टू दिस सेक्टर, यानी रेगुलर बेसिस पे फाइनेंस इस सेक्टर को मिलता रहे, एग्रीकल्चर सेक्टर को मिलता रहे, इसकी कोशिश हर सरकार करती है, अपनी पॉलिसीज को रिन्यू करके और बेहतर करने की कोशिश करती है टाइम टू टाइम। रूरल क्रेडिट सिस्टम assumes importance because for most of the Indian rural families savings are inadequate to finance farming and other economic activities। तो जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि हर फार्मिंग फैमिली के लिए पॉसिबल नहीं होता कई बार कि वो सारी जो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई एक्टिविटीज हैं, फिर वो ट्रैक्टर खरीदना हो या सीड्स खरीदना हो या सिंचाई करना हो, ये सारी अलग अलग एक्टिविटीज जिसमें बहुत सारा पैसा लगता है, ये जरूरी नहीं कि हर फैमिली अफोर्ड कर पाए और इसीलिए फाइनेंसिंग की जरूरत तो पड़ती है हर किसान फैमिली को। और इसीलिए दोस्तों एग्रीकल्चरल क्रेडिट बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। दोस्तों, सोर्सेस ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट इन इंडिया, देयर आर टू इंपॉर्टेंट सोर्सेस। पहला है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस और दूसरे हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस। ये वो सोर्सेस हैं जहां से किसानों को पैसे मिलते हैं, फिर वो कम ब्याज दर पर हो या ज्यादा ब्याज दर पर हो, पैसे इन्हीं सोर्सेस से किसान इकट्ठा कर पाता है अपनी फार्मिंग नीड्स को पूरा करने के लिए, अपने एग्रीकल्चर का ग्रोथ करने के लिए। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स में दो इंपॉर्टेंट सोर्स हैं, एक है मनी लेंडर्स और दूसरा है अदर प्राइवेट सोर्सेस। यानी ये इंस्टीट्यूशनल या हम कह सकते हैं एक्चुअल में सरकारी कटघरी में, या हम कह सकते हैं कि कायदे कानून की व्यवस्था में इनका डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये कोई दोस्त है, आपने उधार ले लिए पैसे, या किसी मनी लेंडर्स बड़े जमींदार से उधार ले लिए या गिरवी रख के कुछ आपने, ये मनी लेंडर्स और अदर प्राइवेट सोर्सेस होते हैं। इसके अलावा इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस, यहां पर सरकारी संस्थाएं होती हैं, बैंक्स होती हैं, रूरल एरियाज की बैंक्स होती हैं जो किसानों को कर्ज मुहैया कम रेट्स पर करती हैं। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड, ये इसमें सबसे प्रमुख और आगे है। इसके अलावा रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस, कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, ये भी कुछ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस हैं किसानों के लिए, रूरल एरियाज में डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चरल क्रेडिट के लिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कौन से सोर्सेस से किस तरह से मदद मिल सकती है, एग्रीकल्चरल क्रेडिट मिल सकता है। तो चलिए हर पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस की। द नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट इन इंडिया।
कॉन्स्टिट्यूटिंग अराउंड 40% ऑफ टोटल क्रेडिट इन इंडिया। यानी जो पूरा का पूरा कर्जे का सिस्टम है या लोन का सिस्टम है या क्रेडिट प्रोवाइड करने का सिस्टम है, उसमें से 40% जो है वो टोटल क्रेडिट इंडिया का इन्हीं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से आता है। द इंटरेस्ट चार्ज बाय नॉन इंस्टीट्यूशनल लेंडर्स इज यूजुअली वेरी हाई, ज्यादा ब्याज दर पर ये लोन देते हैं। द लैंड और अदर एसेट्स आर केप्ट एज कोलैटरल सिक्योरिटी एज वेल। तो यहां पर किसानों का एक तरह से बहुत ज्यादा रिस्क है, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्याज भी देना पड़ेगा और साथ ही साथ अपनी जमीन वगैरह या अपनी कुछ भी प्रॉपर्टी या असेट ये गिरवी भी रखना पड़ेगा या सिक्योरिटी के तौर पर कोलैटरल भी रखना पड़ेगा। द इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ नॉन इंस्टीट्यूशनल इज मनी लैंडर, बड़े बड़े पैसे वाले साहूकार लोग या जमींदार लोग जो पैसा देने के लिए तैयार हैं, जमीन गिरवी रख के किसानों को ये लोग लोन वगैरह देते हैं। मनी लेंडिंग हैज बीन अ वाइडली प्रेवलेंट प्रोफेशन इन द रूरल एरियाज, और गांव में ऐसे कुछ गिने चुने मनी लेंडर्स होते हैं जो बाकी के जो एक्सप्लॉइटेड हम कह सकते हैं लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं और ज्यादा और उनसे पैसे लेते हैं ब्याज के रूप में। द मनी लेंडर्स चार्ज ह्यूज रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड मॉर्गेज द प्रॉपर्टी ऑफ कल्टीवेटर्स। तो ये एक नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स है। इसके अलावा अदर प्राइवेट सोर्सेस में आप ट्रेडर्स कह सकते हैं, जमींदार लैंडलॉर्ड्स, कमीशन एजेंट्स होते हैं या क्रेडिट फ्रॉम रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एक्सेट्रा, ये भी अदर प्राइवेट सोर्सेस कहलाए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस आप समझ पाओगे, यहां से एग्रीकल्चरल क्रेडिट आता है। बात करें अगर इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस की दोस्तों, तो जनरल पॉलिसी ऑन एग्रीकल्चरल क्रेडिट हैज बीन वन ऑफ द प्रोग्रेसिव institutionalization aimed at providing timely and adequate credit to farmers for increasing agricultural production and productivity। तो यहां पर दोस्तों बात बहुत ही सिंपल सी है कि सरकारें कोशिश करती हैं कि इंस्टीट्यूशनल वे से अगर किसान क्रेडिट लेता है, किसान लोन लेता है, तो उसे जितना जल्दी हो सके लोन दिया जाए, कैसे भी करके उसे कम पेपर वर्क के जरिए आसानी से एडिक्वेट क्रेडिट मिले ताकि वो एग्रीकल्चरल ग्रोथ कर सके। प्रोवाइडिंग बेटर एक्सेस टू इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट फॉर द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एंड अदर वीकर सेक्शंस टू एनेबल देम टू अडॉप्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड इंप्रूव्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैज बीन अ मेजर पार्ट ऑफ द पॉलिसी। तो इस योजना के तहत हर सरकार ये कोशिश करती है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से किसान जुड़ पाए, वो डेवलपमेंट कर पाए अपनी खेती बाड़ी का और तेजी से आगे बढ़ पाए, और इसीलिए उसे आसानी से लोन भी मिल पाए। फॉलोइंग आर सम इंस्टीट्यूशनल सोर्सेस ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट, जिसमें मैंने बताया नाबार्ड ये संस्था सबसे प्रमुख है, सबसे अहम है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इसके अलावा रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस, कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स यानी आरआरबीज, और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन एमएफआईज। तो ये दोस्तों कुछ चीजें हैं जिन्हें अब हमें डिटेल में जानना है। सबसे पहले बात करते हैं नाबार्ड की। आपको अगर दोस्तों नाबार्ड के बारे में मैं शॉर्ट में बताऊं तो इसका प्रमुख जो हम कह सकते हैं मुख्य तौर पर जो कारण रहा है क्रिएशन का, वही एग्रीकल्चरल क्रेडिट है। ये संस्था बनाई इसलिए गई है कि एग्रीकल्चर को बूस्ट मिल सके, फार्मर्स को हेल्प हो सके, फार्मर्स को सपोर्ट मिल सके, और यहां से ये जो संस्था है इसका काम ही एग्रीकल्चर क्रेडिट देना है। इट इज द एपेक्स बैंकिंग इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड फाइनेंस फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सबसे एपेक्स है, टॉप पर है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड वाज एस्टैब्लिश्ड इन जुलाई 12, 1982 विद अ पेड अप कैपिटल ऑफ ₹100 करोड़ उस जमाने में, बाय 50-50 कंट्रीब्यूशन। आधा पैसा उस जमाने में रिजर्व बैंक ने लगाया था और आधा सरकार ने लगाया था। कंट्रीब्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नाबार्ड इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन in rural credit structure for providing credit for promotion of agriculture, small scale industries, cottage and village industries and handicraft। यानी गांव के विकास से जुड़ी हुई जो भी ऑक्यूपेशन है उन सबको क्रेडिट फैसिलिटीज आसानी से प्रोवाइड कराई जा सके, इसलिए ये नाबार्ड का संगठन या गठन हुआ था। द पेड अप कैपिटल स्टूड एट ₹10,580 crores as on 31st March 2018। 2018 के मुताबिक ये जो पेड अप कैपिटल है वो 100 करोड़ से अब 10,580 करोड़ हो चुका है। कॉन्सिक्वेंट टू द रिविजन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ शेयर कैपिटल बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आरबीआई, नाबार्ड टुडे इज फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो पहले आधा आधा हिस्सा जो है बटा हुआ था, लेकिन अब पूरी तरह सरकार इसे ओन करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे रन करती है, इसे चलाती है। तो ये एक बहुत ही मुख्य और इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जिसके जरिए किसानों को हम क्रेडिट प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों बात करें अगले इंपॉर्टेंट क्रेडिट सोर्स की, तो ये है रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस। ये कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन जो होता है ये रूरल एरियाज के लिए ही बनाया गया है। ये छोटी बैंक्स हम कह सकते हैं इन्हें, जो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म क्रेडिट्स जो हैं वो प्रोवाइड करती हैं। द रूरल क्रेडिट कोऑपरेटिव में बी फर्दर डिवाइडेड इनटू शॉर्ट टर्म क्रेडिट कोऑपरेटिव्स एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिट कोऑपरेटिव्स। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह ही है,
और कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई इसलिए जाती है ताकि वो एक दूसरे के जो मेंबर्स हैं उन्हें हेल्प मिल सके और पैसे जो है शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए प्रोवाइड कराए जा सके। शॉर्ट टर्म की बात करें तो इट प्रोवाइड शॉर्ट टर्म रूरल क्रेडिट एंड आर बेस्ड ऑन 3 टायर स्ट्रक्चर, एक प्राइमरी लेवल पर, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तालुका लेवल पर और एक स्टेट लेवल पर ये कोऑपरेटिव बैंक्स जो है संगठित किए जाते हैं। आप सबके आसपास भी कोऑपरेटिव बैंक जो होंगे ना वो इन्हीं के अंदर आते होंगे अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं। बात करें लॉन्ग टर्म क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की तो यहां पर क्रेडिट इंस्टीट्यूशन जो है दीज कोऑपरेटिव्स मीट लॉन्ग टर्म क्रेडिट, यानी लंबे समय के लिए आपको अगर लोन चाहिए, रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फार्मर्स एंड आर ऑर्गेनाइज्ड इन 2 लेवल्स, एक प्राइमरी और दूसरा जो है ये स्टेट लेवल पर है। तो दीज बैंक्स ऑपरेट एट द विलेज लेवल, जो प्राइमरी होते हैं वो विलेज लेवल पर काम करते हैं इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह, और स्टेट लेवल पर जो काम करते हैं इनके ब्रांचेस विलेज लेवल पर होते हैं। दीज बैंक्स ऑपरेट एट स्टेट लेवल थ्रू देयर ब्रांचेस इन डिफरेंट विलेजेस। तो ये इस तरह का जो है ये इंस्टीट्यूशनल पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस का, ताकि ये भी कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह क्रेडिट प्रोवाइड कर सकें किसानों को, रूरल एरियाज के लोगों को कम ब्याज दर पर। बात करते हैं दोस्तों अगले 2 इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस की, तो एक है कमर्शियल बैंक्स जिसमें हम अपने आसपास जो भी बैंक्स देखते हैं उनका समावेश होता है, साथ ही साथ आरआरबीज भी इंपॉर्टेंट हैं जो है रीजनल रूरल बैंक्स। यस, कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड रूरल क्रेडिट बाय एस्टैब्लिशिंग देयर ब्रांचेस इन रूरल एरियाज। आजकल बहुत सारी बड़ी बड़ी बैंक्स के भी ब्रांचेस रूरल एरियाज में खुलने लगे हैं ताकि वहां के लोगों को एक्सपोजर मिले, बैंकिंग सिस्टम से कनेक्ट किया जाए, जोड़ा जा सके और उन्हें भी ब्याज दर कम पर लोन मिल सके। बात करें रीजनल रूरल बैंक्स की तो ये उस पर्टिकुलर रीजन में स्थापित बैंक होती है। रीजनल रूरल बैंक्स आर द स्पेशलाइज्ड बैंक्स established under RBI Act 1976 to cater to the needs of rural poor only। यहां पर आपको रूरल गांव के लोगों का ही अकाउंट मिलेगा। RRBs are setups and rural oriented commercial banks with low cost profile of cooperatives but with the professional discipline and modern outlook of commercial banks। होते कमर्शियल बैंक्स की तरह ही हैं लेकिन रूरल एरिया में फंक्शन करते हैं और रूरल एरियाज के नीड्स को पूरा करने के लिए क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। बात करें दोस्तों आखिरी पॉइंट की तो यह है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस। माइक्रो नाम से ही है छोटा, तो यहां पर दोस्तों कम ब्याज दर पर लोन्स प्रोवाइड करने की, कंसेशनल इंटरेस्ट रेट्स पे रूरल क्रेडिट प्रोवाइड कराने की कोशिश ये एमएफआईज जो हैं वो करती हैं। However, small farmers are unable to access them because of borrower unfriendly products and procedures, inflexibility and delay and high transaction cost, both legitimate and illegal. Thus, non-government organization यानी NGOs are providing alternative means to enhance access to credit by poor since mid 70s। तो कहीं ना कहीं माइक्रो फाइनेंस उतना ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ है और NGOs ने ज्यादा मेहनत की है इन रूरल इलाकों में। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारे ही इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं आप समझ पाए होंगे। आज की इस वीडियो में हमने अलग अलग जो क्रेडिट प्रोवाइडर हैं, फिर वो नॉन इंस्टीट्यूशनल हो या इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट हमने देखा एग्रीकल्चर से जुड़े हुए। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यहां तक देखा है तो जरूर से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। बने रहिए चैनल पर, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।